हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं यहाँ लॉ की। जी हाँ, लॉ में मास्टर्स आप करना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं क्या करें। मैं कॉमर्स फील्ड वाला व्यक्ति था और हमने बीकॉम LLB किया हुआ है। अब क्या किया जाए, मेरे को मास्टर्स करनी है। तो भाई बहुत सारे लोगों के पास एक ऑप्शन है जो है टैक्सेशन का। आप जिसमें बेस्ट हैं वही करें। लॉ भी जानते हैं और कॉमर्स भी जानते हैं जिसमें टैक्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू सबसे ज्यादा होती है वो टैक्सेशन से ही होती है। और चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी की बात कर लें या फिर हम किसी प्राइवेट बॉडी की बात कर लें, भाई अलग अलग प्रकार से टैक्स और सारी चीज लोग टैक्स बचाना चाहते हैं। ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो अलग चीज है ना। तो किस प्रकार से क्या सारी चीजें हो सकती है, तो LLM इन टैक्सेशन। जी हाँ, अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो यही वो वीडियो है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। तो बस इसको पूरा देखना है ताकि पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि लॉ की सारी जानकारी इसी चैनल पर आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मास्टर ऑफ लॉ इन स्पेसिफिकेशन क्या है, टैक्सेशन की बात चल रही है। जी हां, तो टैक्स क्या है? टैक्स लॉ और रेवेन्यू लॉ इज द एरिया ऑफ लीगल स्टडी इन विच क्या है भैया, पब्लिक और सैंक्शनड अथॉरिटीज कौन कौन सी, जैसे चाहे फेडरल हो, स्टेट हो या म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट हो, म्युनिसिपल गवर्नमेंट जिसको नगर पालिका पंचायत वगैरह, ये क्या करती हैं, रूल्स प्रोसीजर वगैरह बनाती हैं टैक्स से रिलेटेड। क्योंकि इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, रेवेन्यू ही है, टैक्स ही है। तो टैक्स के लिए टैक्सेशन लगेगा। टैक्सेशन आप जानते हैं, तो आपकी तो बहुत ज्यादा मान के चलिए कि जरूरत है यहां पे। और ये बहुत अच्छी एक स्पेसिफिकेशन है अगर आप लॉ में मास्टर्स करना चाहते हैं। तो यहां पे पहुंच कैसे क्या टैक्स कलेक्ट करना है लीगल कॉन्स्ट्रक्ट में, कैसे सारी चीजें यहां पे हो जाएंगी। अलग अलग टैक्स क्या है, उनको कैसे कौन सी अथॉरिटी इंपोज कर सकती है ना, कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस उन बॉडीज की हैं, सारी चीजें आपको यहाँ इसमें पढ़नी होती हैं। और ये स्पेसिफाइड कर दी, डीप नॉलेज आपको दे देती है। आप बहुत अच्छे निखर के आ जाते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड हो जाते हैं उसमें। हाइलाइट्स पे बात कर ले तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है LLM, बिल्कुल आपको पता ही है। और 2 ईयर का ये फुल टाइम कोर्स है ना, पार्ट टाइम कोर्स नहीं है। स्ट्रीम जो है वो लॉ की ही है। एग्जामिनेशंस जो है वो कैसे होता है, यस सेमेस्टर बेस्ड ही सिस्टम चल रहा है। तो 4 सेमेस्टर होंगे 2 साल में। एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना होता है, बैचलर्स चाहिए होती है लॉ में, है कि नहीं। जी हाँ, तो बैचलर्स के बाद आपके यहाँ अलग अलग चीजें हो जाती हैं, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया भी एग्रीगेशन का ले लेते हैं। मिनिमम 65 रख के रखो, अच्छा है। नहीं है तो कम, कई कई जगहों पे 55 भी मांगते हैं, कई 50 भी मांगते हैं। और फिर कुछ रिलैक्सेशंस भी है कैटेगरी वाइज। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है, वेरी करता है किस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं। तो कैसे होगा यहाँ पे एडमिशन इस प्रोग्राम में, तो भैया एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्टली मेरिट बेस्ड ले लेते हैं, लेकिन आजकल वो कम हो गया है। एंट्रेंस एग्जाम को ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, कॉलेज भी कर रहे हैं और लोग भी प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ एवरेज कोर्स की बात कर ले, फी क्या होगी, 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की इस कोर्स की फी हो सकती है। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। सैलरी कोर्स करने के बाद कितनी हो जाएगी, तो टैक्सेशन की बात आई है भाई, हर व्यक्ति पैसा चाहता है। तो आप तो उसी फील्ड में, जी हाँ, अच्छा खासा यहाँ पे पैकेज हो जाता है। और एन एवरेज 2 to 6 LPA तक हो सकता है। बाकी ये फर्म व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन सी प्रोफाइल्स आपको इस कोर्स के बाद मिल सकती हैं, तो भैया एडवोकेट बन जाएंगे, लीगल कंसल्टेंट जो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लॉयर, जज, मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जो अच्छी चीज है, इज्जत भी है, पैसा भी है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लीगल, ह्यूमन राइट, लॉयर, RTI एक्टिविस्ट, ये सारी की सारी आपकी ही फील्ड है इस कोर्स को करने के बाद। अब भैया रिक्रूटिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं जो हमें रिक्रूट कर सकती हैं, तो ICICI बैंक, लेक्सिस नेक्सिस, आर्चर डेनियल्स, मिडलैंड कंपनी, मीडिया पब्लिशिंग हाउस, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस कंपनीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, NGO हो गई, या फिर यूनिसेफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी आपकी रिक्रूटमेंट कंपनीज है, या फिर ये आपकी रिक्रूटमेंट आपको कर सकते हैं इन एरियाज में। एडमिशन की प्रक्रिया की बात करें तो हमने बात करी कि एंट्रेंस एग्जाम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, देख सकते हैं जा जाके, कोई दिक्कत है नहीं। सारी उसमें प्रक्रिया समझाई है डिटेल में, तो कोई समस्या नहीं रहने वाली। अब जैसे क्लैट हो गया, BHU का एग्जाम हो जाता है, BHU CT बोलते हैं उसको, LSAT हो गया, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, IPU IP यूनिवर्सिटी का CT होता है, TS यानी तेलंगाना स्टेट का ये PG लॉ सेट जिसको बोलते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, वो ये कंडक्ट कराते हैं और उनके मेरिट के बेसिस पे आपको क्या करेंगे,
एडमिशन दे देते हैं टैक्सेशन में मास्टर्स के लिए। बहुत बढ़िया, कैसे जाएं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसको थोड़ा वॉच आउट करके रखना है कि कब क्या है, सारी चीज़ें जानकारी, रजिस्ट्रेशन कर देना है, तैयारी करना है, पेपर देना है और निकालना है अच्छे मार्क्स से। तो भैया मेरिट में नाम आएगा। मेरिट में नाम के बाद अब सीट कई बार कम होती है मास्टर्स के लिए, तो ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, तो अगेन GDPI का भी राउंड कई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ रखती है और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। तो बस आपको तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर भैया एलिजिबिलिटी मैंने बताई दी थी आपको कि भाई एटलीस्ट हम मास्टर्स कर रहे हैं तो बैचलर्स होनी चाहिए, और यहाँ पे परसेंटेज के क्राइटेरिया वेरी करते हैं, यूनिवर्सिटी और एग्जाम्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो कोई लोचा नहीं होने वाला। एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, क्लैट, आईलेट, अब भी उसका रिजल्ट आया, स्लेट हो गया, महाराष्ट्र की CET का लॉ हो गया, है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस टेस्ट हो गया, BHU का LLB एंट्रेंस टेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, तेलंगाना का हो गया, केरला का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिनको आपको देखना है। सिलेबस की बात करें, 2 ईयर प्रोग्राम है, यानी 4 सेमेस्टर होने वाला। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, फर्स्ट पार्ट बेसिक नहीं है, बेसिक तो आप लास्ट पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में, उसी में थोड़ा सा रिवीजन टाइप है। लीगल थ्योरी, रिसर्च मेथडोलॉजी। सेकेंड सेमेस्टर में वही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडवांस हो जाएगा, लीगल थ्योरी सेकेंड हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, और रिसर्च लॉ एंड सोशल चेंजेस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर हो जाएगा लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लॉ रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, क्योंकि अब टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, टैक्सेशन में LLM कर रहे हैं, तो मास्टर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इन सारी चीज़ों में, टैक्स से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस ही करना पड़ेगा। लास्ट सेमेस्टर जो होगा लॉ रिलेटेड इंडस्ट्रियल इंजरीज और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की बात है, फिर यहाँ सर्विस रेगुलेशंस इत्यादि, ये सारे लॉ आपको देखने होंगे। और इसके साथ ही फिर आपको थीसिस और बाकी की चीज़ें भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी होती हैं कि कैसे क्या करना है। तो हो गया आपका कोर्स कंप्लीट। अब क्या चाहिए? अब जॉब चाहिए ना भैया। बिल्कुल, तो क्या क्या जॉब मिल सकती है? पोजीशंस की बात करें, प्रोफाइल्स हैं, लॉयर बन सकते हैं आप, लीगल कंसल्टेंट जो सबसे अच्छी प्रोफाइल मानते हैं इस फील्ड में, लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, और लीगल राइटर, सॉलिसिटर, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर प्रोफेसर भी बन सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं बिल्कुल। और ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन और पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है आपका यहाँ पे पैकेज, है ना। तो अच्छा पैकेज है, कहीं खराब नहीं है, 3 से 5 तक का आपको पैकेज मिल जाता है, और कई जगहों पे तो अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। स्कोप की बात करें तो क्या स्कोप है? कंसल्टेंसीज बहुत है, कॉर्पोरेट फील्ड में बहुत ज़्यादा है, कोर्ट हाउस, इसके अलावा फाइनेंस में लॉ फॉर्म्स हो गई, रियल एस्टेट हो गई, हर जगह टैक्सेशन तो भैया मतलब ब्रांड है, मांग है, स्कोप तो भरमार है, तो कहीं समस्या नहीं है इस LLM। कहाँ टैक्सेशन में, बिल्कुल कहीं परेशान मत होइए, आपको खुद ही जॉब ढूंढते हुए आएगी, बस कर लीजिए इसको, है ना। हाँ, बस अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि करके बैठ गए और आप कहोगे यार आपने ही तो सजेस्ट किया था और बताओ जॉब दो आ नहीं रही मेरे पास। तो अच्छे से करेंगे ना तो अपने आप जॉब ढूंढते हुए आपको आएगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा है, कुछ और क्वेश्चंस लोगों के FAQs हो जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते दिमाग में कि LLM करने का पॉइंट है क्या यार, मतलब मैंने LLB कर लिया है तो वही चीज़ है, इसमें थोड़ा सा एडवांस सिखाएंगे और ज़्यादा करेंगे क्या। तो यार LLM यानी मास्टर्स आप कर रहे हैं, और मास्टर में आपको क्या है, एक जौहरी ही क्या है उस रत्न को पहचान सकता है उसको जब वो तराशता है। तो ये तराशना है, आपने जो चीज़ सीखी LLB में उस चीज़ को तराशा जाएगा LLM में, और आप स्पेसिफाइड उस चीज़ के लिए हो जाएंगे। तो अच्छी फील्ड है, कहीं से इसमें पॉइंट की बात नहीं है, ये स्पेसिफाइड हो जाता है। अगेन सैलरी की बात करें तो सैलरी की मैंने बताया ना कि कहीं समस्या नहीं है लॉ फील्ड में, बस आपने अच्छे से लॉ कर लिया ना तो सैलरी की कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। बाकी कंपनी टू कंपनी, पोस्ट टू पोस्ट, पर्सन टू पर्सन, हर चीज वेरी करती है, तो अच्छी ही है। ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी जो आपने फी दी थी ना उससे तो मान के चलिए डबल ही होती है एटलीस्ट, ठीक है। तो अच्छा है, और ये पूरी बात हो गई टैक्सेशन के LLM की। अब भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिलअप करिए और हम रीच आउट आप तक कर लेंगे। इसके अलावा कोई सजेशन और कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हम इसको रिजॉल्व कर पाए। बाकी दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि लॉ की सारी जानकारी इसी चैनल पर मिलने वाली है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and